हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा आईपीसी का एक ऑफेंस है जो कि बात करता है थेफ्ट की, चोरी की। इंडियन पिनल कोड आईपीसी को हम बोलते हैं। तो आईपीसी का सेक्शन जो है 378 है, वो बात करता है चोरी की। तो मैं आपको सबसे पहले कुछ एग्जांपल बताता हूँ, कुछ इलस्ट्रेशंस बताता हूँ, जिससे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि क्या ये चोरी होगी क्या नहीं होगी। तो आप बताइएगा मुझे। तो सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक पेड़ है और वो पेड़ अभी सीधा खड़ा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये एक पेन है, तो इसको अपन पेड़ मान लेते हैं। ये पेड़ यहाँ मैंने खड़ा कर दिया, ये पेड़। तो अगर ये पेड़ खड़ा हुआ है तो क्या मैं इसकी चोरी कर सकता हूँ? कर सकता हूँ तो कैसे? क्या अगर मैं इसको काट दूँ यहाँ से, और यहाँ से काटने के बाद जो इतना हिस्सा बचेगा, क्या मैं उसको ले जाऊँ तो क्या वो चोरी कहलाएगा? या फिर कोई एक दोस्त है जो मेरे घर आता है और मेरा ये जो पेन है वो गलती से अपने बैग में रख के ले जाता है उसके साथ, तो क्या इसको चोरी कहेंगे? या फिर एक हस्बैंड और वाइफ है, तो वाइफ जो है अपनी हस्बैंड की कोई जो प्रॉपर्टी है वो हस्बैंड की बिना परमिशन के किसी पर्सन को दे देती है, तो क्या वो जो वाइफ का एक्ट है वो चोरी कहलाएगा? या फिर एक एग्ज़ाम्पल और ले लीजिए कि एक मरा हुआ व्यक्ति है, उसके पोजीशन में उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, जैसे कोई सड़क दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है और आप देखते हैं कि वहाँ जो आदमी मरा हुआ है उसकी जो जेब है उसमें एक वॉलेट है, उसमें पैसे भी हैं, आप उस वॉलेट को ले लेते हैं, तो क्या ये चोरी कहलाएगा? तो इन्हीं सभी सवालों को जवाब देने के लिए मैं आपको ये ऑफेंस जो है 378 का ही समझाता हूँ। तो एक बार आप 378 जो आईपीसी का ऑफेंस है जिसमें चोरी डिफाइन है ये समझ जाएंगे तो आप इन सारे सवालों के जवाब दे पाएंगे। तो बेसिकली 378 जो 378 आईपीसी का सेक्शन है वो बात करता है कि थेफ्ट क्या होता है। थेफ्ट की डेफिनेशन इसमें बात करी है। तो थेफ्ट जो है उसमें बता रखा है कि थेफ्ट के 5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। 5 इंग्रेडिएंट्स का मतलब है कि 5 चीज़ें ज़रूरी हैं अगर आप कहना चाहते हैं कि किसी भी एक्ट जो चोरी है, जो एक्ट है वो एक चोरी है, अगर आप किसी एक्ट को कहना चाहते हैं। तो पहला जो है सबसे इसमें आता है वो आता है आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन। व्हाट इज़ डिसऑनेस्ट इंटेंशन? सवाल ये आता है। तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन जो है वो बेसिकली इसका मतलब होता है, ये आईपीसी में भी डिफ़ाइन है। अगर आप सेक्शन नंबर 24 देखेंगे इंडियन पिनल कोड का ही, तो उसमें बता रखा है डिसऑनेस्ट इंटेंशन क्या होता है। तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन बेसिकली होता है कि आप किसी पर्सन से कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं जिससे उस पर्सन को तो नुकसान होगा और आपको फ़ायदा होगा, या फिर आप कोई ऐसी चीज़ उस पर्सन से लेते हैं जिससे उस पर्सन को नुकसान होगा और थर्ड पर्सन किसी और व्यक्ति को फ़ायदा होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप खुद ले रहे हैं तो आपको ही फ़ायदा हो सकता है किसी और को भी फ़ायदा हो रहा हो। तो फ़ायदा किसी को हो रहा हो और एक नुकसान किसी को हो रहा हो, तो ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन माना जाता है, जो कि आईपीसी के सेक्शन 24 में भी डिफ़ाइन है। तो पहला हो गया डिसऑनेस्ट इंटेंशन। दूसरा आता है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी आईपीसी के अंदर ही डिफ़ाइन है, सेक्शन 22 के अंदर। सेक्शन जो 22 है उसी में डिफ़ाइन किया हुआ है इंडियन पिनल कोड में। तो उसमें बता रखा है कि कोई चीज़ जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। हालांकि जो डेफिनेशन है सेक्शन 22 में वो ये नहीं दे रखी है, वो दे रखी है कि जो अटैच टू अर्थ हैं, कोई भी चीज़ अटैच टू लैंड, कोई भी चीज़ जो होती है वो मूवेबल, उसको छोड़ के जो भी सारी चीज़ होती हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। ये आईपीसी का सेक्शन 22 बता रखा है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान जा सके वो चीज़ मूवेबल कहलाती है। तो पहला मैंने आपको बताया डिसऑनेस्ट इंटेंशन, दूसरा है मूवेबल प्रॉपर्टी, तीसरा है दैट इज़ विथ इंटेंट टू मूव। मूव का मतलब होता है कि आप उसको मूव कर रहे हैं, आप उसको खसका रहे हैं। कोई ऐसी प्रॉपर्टी, सपोज़ ये पेन ही है, इसको मैं अगर यहाँ रखा हुआ है मेरे पास ये टेबल पे, इसको मैं एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करता हूँ, तो ये एक इंग्रेडिएंट है थेफ्ट के ऑफेंस का। तो इसको एक एग्जांपल जैसे अभी इसी में समझ लेते हैं। ये पेन मेरे दोस्त का है, मैं उसके घर गया, मैंने देखा कि यार ये पेन बहुत अच्छा है, बहुत महंगा भी है, तो इसको मैं ले लेता हूँ। तो मैं उस पेन को उठाता हूँ जैसे ही, और मेरे मन में विचार क्या है कि मुझे इस पेन को लेना है, और मैं उस पेन को लेके अपने बैग में रख रहा हूँ,
वहीं मैंने ऑफेंस जो है थेफ्ट का वो कमिट कर दिया है। लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स बताए हैं। एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन, जिसमें मेरा ये मन था कि पेन का मुझे फ़ायदा मिले, उसको नुकसान होगा, क्योंकि पेन की एक वैल्यू होती है कुछ ना कुछ। दूसरा, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती है, और मैंने इसको मूव भी कर लिया है क्योंकि मैंने मेरे बैग में डाल लिया। अभी 2 इंग्रेडिएंट और बाकी हैं जो मैं बताता हूँ, जो इस एग्जाम्पल में फिट हो सकते हैं। तो दूसरा जो चौथा नंबर का है, फोर्थ पॉइंट जो है, फोर्थ इंग्रेडिएंट जो है, फोर्थ एसेंशियल जिसको हम कह सकते हैं, वो है विदाउट कंसेंट, बिना उसकी सहमति के। मैं उस पर्सन से नहीं पूछ रहा हूँ जिसका ये पेन है कि क्या मैं ये पेन ले जाऊँ, मैं सीधे उस पेन को उठाता हूँ और अपने पास रख लेता हूँ। तो एक बिना कंसेंट, तो ये बिना कंसेंट ही हुआ था, मैंने अपने दोस्त से नहीं पूछा था। और 5वां जो पॉइंट है वो ये है आउट ऑफ द पोजेशन। आउट ऑफ द पोजेशन मतलब क्या है कि कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो मानी जाती है कि वो किसी ना किसी व्यक्ति के पोजेशन में होती है, लेकिन मरा हुआ अगर व्यक्ति है जो मर चुका है और उसके पास कोई चीज़ है तो वो उसके पोजेशन में नहीं मानी जाएगी। वो ऐसा माना जाता है कानून में कि जो मर चुका है तो उसके पास कोई चीज़ रह ही नहीं सकती, तो उसके पोजेशन में कोई चीज़ नहीं है। तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि मरे हुए व्यक्ति से अगर आप कोई चीज़ ले लेते हैं मरे व्यक्ति के पास से, तो क्या आप चोरी के लिए लायबल है? तो आप चोरी के लिए तो लायबल नहीं होंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, क्योंकि ऑल्दो आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, आप फ़ायदा लेना चाह रहे हैं और उसको नुकसान करना चाह रहे हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी थी, आपने उसका पर्स लिया था, आपने मूव भी किया था, विथ इंटेंट टू मूव, आपने मूव भी किया था, उस पर्स को आपके पास लिया था, विदाउट कंसेंट भी था। लेकिन आउट ऑफ पोजेशन इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि कानून में मरे व्यक्ति के पास कोई पोजेशन नहीं माना जाता किसी भी प्रॉपर्टी का। लेकिन अगर आप मरे हुए व्यक्ति से कोई भी चीज़, उसके पोजेशन से कोई भी चीज़ ले लेते हैं, मरे हुए व्यक्ति के पास पोजेशन में तो नहीं, लेकिन उसके पास कोई चीज़, उसका पर्स अगर आप ले लेते हैं, जैसे जो एग्जांपल हमने देखा, तो आप चोरी के लिए तो लायबल नहीं है, थेफ्ट के लिए तो लायबल नहीं, लेकिन आप क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, एक ऑफेंस है आईपीसी के अंदर 403 जो सेक्शन है उसी में, उसके लिए आप ज़रूर लायबल होंगे। तो मैंने आपको 5 इंग्रेडिएंट बता दिए हैं: डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मूवेबल प्रॉपर्टी, विथ इंटेंट टू मूव, विदाउट कंसेंट और आउट ऑफ द पोजीशन। आउट ऑफ द पोजीशन का मतलब क्या होता है कि उस पर्सन के पोजीशन से मैं ले रहा हूँ। अब पोजीशन का मतलब क्या है, मैं मेरा पेन अगर मेरी टेबल पे छोड़ रहा हूँ तो ये मेरे पोजीशन में है क्या? बिल्कुल। पोजीशन का मतलब ये नहीं है कि मेरा उस प्रॉपर्टी पे टच होना ज़रूरी है। पोजीशन का मतलब कि मैं उसको मैं मानूँ कि ये हाँ ये मेरे पास ही रहेगा। आपका जो पर्स होता है वो आपकी पॉकेट में होता है, और की पॉकेट में से कोई आपका पर्स ले जाता है तो वो चोरी के अपराध में ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी उस पर्सन की डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी, उसने पर्स चुराया, तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ ना कुछ आपसे लेगा और आपको लॉस होगा, आपका पर्स जाएगा। तो मूवेबल प्रॉपर्टी होता है पर्स। उसने मूव किया है क्योंकि उसने पर्स निकाल लिया तो मूव हो गया है, बिना कंसेंट के निकला है, आपकी उसने सहमति नहीं ली थी, आपसे नहीं पूछा था कि मैं आपका पर्स निकाल लूँ क्या। और आउट ऑफ द पोजीशन हुआ है, आपके पोजीशन से ही बाहर गया है वो। अब आप पर्स, आप मान लीजिए आपके ऑफिस की टेबल पे, आप जहाँ काम करते हैं आप वहाँ पे भी छोड़ देते हैं और वहाँ से कोई ले जा रहा है तो भी वो एक माना जाएगा, क्योंकि वो टेबल आपकी है तो माना जाएगा कि वो चोरी हुई है। तो जो मैंने आपको एग्जांपल बताया पर्स, ये दोस्त वाला, ये आपको क्लियर है कि उस ऑफेंस में वो जो ऑफेंस जो एक्ट किया है वो चोरी का आएगा। अगर दोस्त के घर से आप पेन ले आते हो और ये सोचते हैं कि मैं इस पेन को इस्तेमाल करूँगा, बहुत महंगा पेन है, तो आप बिल्कुल लायबल हैं। एक मैंने आपको बता दिया डेड बॉडी वाला, आप चोरी के लिए लायबल नहीं है, लेकिन आप क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए लायबल हैं। 403 जो सेक्शन है आईपीसी का उसमें डिफाइन है ये, जो मैं आगे आपको फर्दर वीडियोस में बताऊंगा। उसके बाद जो एक एग्जांपल मैंने दिया था पेड़ वाला, तो पेड़ के लिए बात आती है आईपीसी का जो सेक्शन है 378, इसमें 5 एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं। तो जो शुरू के 2 एक्सप्लेनेशन है वो इसी बारे में बात करते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन आप उसको सीवियर कर देते हैं, मतलब काट देते हैं, उसको अलग कर देते हैं और उससे वो मूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर मैं पेड़ को काट देता हूँ, ये पेड़ अगर यहाँ लगा हुआ है, इस पेड़ को अगर मैं यहाँ से काट देता हूँ तो ये पेड़ कटने के बाद गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो ये मूवेबल सब्जेक्ट हो जाएगा मूवेबल प्रॉपर्टी का, तो मैं इसको ले जा सकता हूँ आराम से। तो बिल्कुल जब मैं उस कटे हुए पेड़ को ले जा रहा हूँ तो मैं लायबल हूँ थेफ्ट के लिए। आईपीसी के जो अदर मैंने आपको सेक्शन 378 बताया, इसमें मैंने आपको शुरू के 2 एक्सप्लेनेशन बता दिए, बचे हुए 3 एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको भी बता देता हूँ। तो तीसरा जो एक्सप्लेनेशन है उसमें बात करी है कि अगर आप किसी चीज़ को मूव कर रहे हैं या सेपरेट कर रहे हैं काट पीट के, तो भी मान लिया जाएगा कि आपने उसको मूव किया है। ये पेड़ अगर जैसे ही मैंने काटा तो ये जैसे ही कटेगा मान लिया जाएगा कि मैंने उसको मूव कर लिया। अगर ये पेड़ मान लीजिए किसी 4 चीज़ों से ऐसे सटा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है, कभी कभी होता है ना कि पेड़ के पास अपन कवर लगा देते हैं तो अपन काट भी लेते हैं तो फिर भी वो उस कवर में रह जाता है। तो अगर वो किसी चीज़ से प्रिवेंट था और आपने उस चीज़ को भी हटा दिया, उसके आसपास की जो जालियाँ उनको भी तोड़ दी, तो उनके तोड़ने से पेड़ बिल्कुल गिरेगा।
तो वो मान लिया जाएगा वो प्रिवेंट हुआ है। ये है एक्सप्लेनेशन 3। एक्सप्लेनेशन जो 4 है 378 में वो बात करता है कि आप अगर किसी एक जानवर को, जैसे एक कोई कुत्ता है, आप उसको कुत्ते को रोटी दिखाते हैं या बिस्किट दिखाते हैं और उसको आप अपने पास बुलाते हैं और उस कुत्ते को आप पकड़ के और अपने साथ ले जाते हैं, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो भी एक चोरी कहलाएगा, क्योंकि आपने किसी एक जानवर की चोरी कर ली है कुल मिला के, क्योंकि एक जानवर भी मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड किया जाएगा। और 5वां एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि कंसेंट जो है, जो सहमति है, वो इम्प्लाइड एक्सप्रेस कैसी भी हो सकती है। इम्प्लाइड का मतलब कि मैं जेस्चर से कहूँ कि हाँ आप इसको ले जाइए, और एक्सप्रेस का मतलब मैं खुद कह दूँ कि हाँ आप इसको ले जाइए। जेस्चर से मतलब मैं इशारों से कह रहा हूँ कि, या फिर मेरे अपने मन के अंदर सवाल है कि हाँ आप ले जा सकते हैं। जैसे वाइफ और हस्बैंड वाला जो एग्जांपल था उसमें ये कंसेंट बहुत काम आने वाला है। मैंने आपको बताया था कि वाइफ एक प्रॉपर्टी है जिसके लिए अनऑथराइज्ड है, बिना पति की परमिशन से किसी को देने के लिए, लेकिन वो दे देती है, तो क्या वो लायबल है? बिल्कुल वो लायबल है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में हस्बैंड और वाइफ को एक कभी नहीं माना जाता। क्रिमिनल लॉ में हस्बैंड वाइफ सेपरेट डील किए जाते हैं, अलग अलग माने जाते हैं। तो अगर वाइफ हस्बैंड की कोई प्रॉपर्टी दे देती है तो वाइफ बिल्कुल लायबल होगी थेफ्ट के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपके घर में सब्जी आती है, हस्बैंड सब्जी लेके आए, अब वो हस्बैंड सब्जी लेके आए, हस्बैंड ने अपने पैसे खर्च करे थे, वो सब्जी मान लीजिए ख़राब हो जाती है और वो सब्जी जो वाइफ किसी जानवर को डाल देती है, तो प्रॉपर्टी थी एक सब्जी, वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी थी। वाइफ की क्या इंटेंशन थी? वाइफ की इंटेंशन थी कि मैं उस जानवर को दे रहा हूँ जिससे उसका पेट भर जाएगा, ना कि ये कि उसका फ़ायदा होगा। आपका तो नुकसान हो ही रहा है, क्योंकि सब्ज़ी जो है वो ख़राब आई है, तो आपका तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप दोगे तो वो नुकसान में जाना ही जानी है, तो आपका नुकसान तो हो रहा है। लेकिन वाइफ की इंटेंशन ये नहीं है, तो इस पॉइंट में वाइफ लायबल नहीं है थेफ्ट के लिए, चोरी के लिए इसमें लायबल नहीं है। क्योंकि चोरी का जो ऑफेंस है, ये हम क्या है कि जनरल तो समझ लेते हैं कि चोरी हुई, हर ऑफेंस में चोरी बताते हैं, चाहे वो रॉबरी होगी, एक्सटॉर्शन होगा, डकैती होगी, हम बोलेंगे चोरी हो गई। लेकिन चोरी में जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मूवेबल प्रॉपर्टी, इंटेंट टू मूव आउट ऑफ द पोजीशन और विदाउट कंसेंट, तो ये जब पांचों मिलते हैं तभी वो चोरी मानी जाती है। तो फॉर एग्जांपल वाइफ मान लीजिए हस्बैंड का एक पुराना फ़ोन है जो घर में रखा हुआ है, तो हस्बैंड नहीं चाहता उस फ़ोन को बेचना, अगर वो बेचना चाह रहा होता तो वो रखता नहीं फ़ोन अपने घर में। वाइफ हस्बैंड की बिना परमिशन के अपने किसी एक पर्सन को, इलिसिट रिलेशनशिप में अगर मान लीजिए वाइफ है और वो अपने एक बॉयफ्रेंड जो भी है उसको दे देती है फ़ोन, तो वाइफ यहाँ पे थेफ्ट का ऑफेंस कमिट कर रही है। तो इसके लिए हस्बैंड एक एफआईआर करवा सकता है, और वो 378 जो सेक्शन है उसमें जो थेफ्ट के इंग्रेडिएंट्स है वो पूरे हो रहे हैं, तो वो लायबल होगी थेफ्ट के ऑफेंस के लिए। तो चोरी अगर आप करते हैं तो इसका जो पनिशमेंट है वो भी आईपीसी में दिया हुआ है, जो कि सेक्शन 379 में बता रखा है, वो है 3 साल विद फाइन और विद बोथ। तो 3 साल का सज़ा हो सकती है, 3 साल तक, या फिर फ़ाइन, या फिर दोनों आपको दिया जा सकता है। फ़ाइन भी दिया जा सकता है और सज़ा भी आपको 3 साल तक दी जा सकती है। ऐसा नहीं कि 3 साल ही दी जाएगी, 3 साल तक दी जा सकती है। तो 1 साल भी दे सकते हैं, 2 साल भी दे सकते हैं, जैसा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस जज को लगता है, मजिस्ट्रेट को लगता है, उस हिसाब से वो सज़ा दी जाती है। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।